किताब का ये हिस्सा वहीं से शुरू होता है जहां सिर्फ आइडिया अच्छा है या नहीं वाला सवाल पीछे छूट चुका है। अब खेल और ज्यादा रील हो चुका है। अब बात यह नहीं है कि स्टार्टअप शुरू कैसे करें, अब बात यह है कि उसे चलाना कैसे है, मोड़ना कैसे है और तेज लेकिन सही दिशा में बढ़ाना कैसे है। पहले हिस्से में हमने सीखा था कि स्टार्टअप की शुरुआत अनिश्चितता से होती है, सीख ही असली प्रोग्रेस है और हर आइडिया को एक्सपेरिमेंट की नजर से देखना जरूरी है। अब इस दूसरे हिस्से में किताब एक कदम और आगे बढ़ती है और स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में रख देती है। यहां आप देखोगे कि कब जिद में टिके रहना गलत है और कब हिम्मत करके पाइवोट कर जाना सबसे समझदार फैसला बन जाता है। आप समझोगे कि बड़े बड़े लॉन्चेस की बजाय छोटे छोटे बैचेस में काम करना आपको तेज और सेफ दोनों बनाता है। आप सीखोगे कि ग्रोथ कोई जादू नहीं, एक सिस्टम है, स्टेकी, वायरल और पेड जैसे ग्रोथ इंजन्स के जरिए। फिर किताब दिखाती है कि सिर्फ तेज भागना काफी नहीं, गलतियों को समझकर, सिस्टम को क्वेश्चन करके, 5 Whys जैसे टूल्स से खुद को अडेप्ट करना कितना जरूरी है। और आखिर में जब बात इनोवेशन तक पहुंचती है तो साफ हो जाता है कि चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो जाए, नया कुछ बनाने के लिए दिल हमेशा छोटा, एजाइल और आजाद होना चाहिए। इस पूरे भाग में दी लीन स्टार्टअप तुम्हें एक नए लेवल की मैच्योरिटी सिखाती है। अब तुम सिर्फ आइडिया वाला इंसान नहीं रहते, बल्कि डायरेक्शन, स्पीड, सिस्टम और कल्चर को समझने वाले बिल्डर बनते हो। और अगर तुम ऐसे ही सिनेमैटिक, सोच बदल देने वाले ब्रेकडाउन्स हर बड़ी किताब के साथ सुनना चाहते हो तो ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां हर बुक समरी नहीं, एक पूरा फ्रेमवर्क बनकर आती है। चैप्टर 8, पाइवोट या परसेवियर, कब बदलना है और कब टिके रहना है। कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया है जहां आपको लगा मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन शायद मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। स्टार्टअप की दुनिया में यही मोड़ सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। यहां मेहनत से ज्यादा दिशा मायने रखती है और लीन स्टार्टअप इसी कठिन पल में 2 शब्द हमारे हाथ में पकड़ाता है, पाइवोट या परसेवियर। यानी क्या हमें उसी रास्ते पर चलते रहना चाहिए या फिर हिम्मत करके दिशा बदलनी चाहिए। एरिक रियस बताते हैं कि पाइवोट एक छोटी चीज नहीं होती, ये किसी फीचर को हटाना या जोड़ना नहीं, ये पूरी दिशा का बदल जाना है। ये वो पल है जहां फाउंडर को अपने ही विजन से बाहर निकलकर रियलिटी को सुनना पड़ता है। इम्बू की कहानी यहां बहुत पावरफुल है। एरिक और उनकी टीम महीनों से एक अजम्पशन पर अटकी हुई थी कि यूजर्स अपने फ्रेंड्स को नई 3D चैट प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करेंगे, लेकिन मंथ्स ऑफ डेटा ने साफ दिखाया लोग फ्रेंड्स को इनवाइट ही नहीं कर रहे थे। और यदि लोग अपने दोस्तों को नहीं ला रहे तो ग्रोथ कैसे होगी। यहां 2 रास्ते थे, जिद में प्रोडक्ट बदलते रहो या डेटा सुनकर दिशा बदलो। इस मोमेंट में उन्होंने पहली बार पाइवोट किया। उन्होंने अपनी मैसेजिंग स्ट्रैटेजी बदल दी, प्रोडक्ट पोजीशनिंग बदल दिया और कुछ चीजें जीरो से शुरू करनी पड़ी। पाइवोट दर्द देता है, क्योंकि पाइवोट मान लेना होता है कि आपकी पिछली मान्यताएं शायद गलत थी। किसी फाउंडर के लिए ये ईगो का सबसे बड़ा टेस्ट है। कई कंपनीज इसलिए फेल नहीं होती क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी खराब होती है, वे इसलिए फेल होती है क्योंकि वे पाइवोट करने में बहुत देर कर देती है। वो जिद में अपने पुराने अजम्पशन से चिपकी रहती है, जबकि डेटा साफ बोल रहा होता है कि डायरेक्शन बदलनी चाहिए। लीन स्टार्टअप एक ब्यूटीफुल बात कहता है, स्टार्टअप की रनवे टाइम से नहीं मापी जाती, वो मापी जाती है आप कितने पाइवोट कर सकते हैं। यानी आपकी असली उम्र पैसों से नहीं, सीख और करेक्शन से तय होती है। इस चैप्टर में एरिक पाइवोट के कई रूप समझाते हैं, जैसे जूम इन पाइवोट, जब एक छोटा फीचर ही पूरा प्रोडक्ट बन जाता है। उदाहरण इंस्टाग्राम, पहले एक बड़ी ऐप थी, फिर सिर्फ फोटो प्लस फिल्टर ही असली प्रोडक्ट निकला।
जूम आउट पाइवोट, जहां पूरा प्रोडक्ट असल में किसी बड़े सोल्यूशन का सिर्फ एक हिस्सा बन जाता है। कस्टमर सेगमेंट पाइवोट, जहां आप समझते हो कि जिसे आप अपना कस्टमर मान रहे थे वो असली कस्टमर है ही नहीं। स्लैक की ओरिजिन स्टोरी यही थी। उनका गेमिंग प्रोडक्ट फेल हुआ, लेकिन इंटरनल कम्युनिकेशन टूल वही असली प्रोडक्ट बन गया। वैल्यू कैप्चर पाइवोट, जहां प्रोडक्ट तो ठीक है लेकिन रेवेन्यू मॉडल गलत है। चैनल पाइवोट, जहां डिलीवरी का तरीका बदलना पड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग से मार्केट प्लेस या रिटेल से ऑनलाइन। और एक सबसे बड़ा पाइवोट होता है इंजन ऑफ ग्रोथ पाइवोट, जहां कंपनी को यह समझना पड़ता है कि उसकी ग्रोथ गलत मैकेनिज्म पर टिक गई है। वायरल नहीं बढ़ रही, पेड नहीं चल रहा, स्टिकी मॉडल काम नहीं कर रहा, तो ग्रोथ की इंजन बदलनी पड़ेगी। हर पाइवोट एक नई शुरुआत होती है, एक फ्रेश पेज, एक क्लीन रीसेट, एक ऐसा क्षण जहां फाउंडर को विजन याद रखना होता है पर रास्ता बदलना होता है। पाइवोट तभी काम करता है जब उसके पीछे सच्चा डेटा हो। अगर पाइवोट इमोशन से हो तो वो पैनिक है, अगर पाइवोट लर्निंग से हो तो वो स्ट्रैटेजी है। और परसेवियर कब करना चाहिए? तभी जब नंबर्स इंप्रूव हो रहे हों, जब डेटा कह रहा हो हां डायरेक्शन सही है, बस और टाइम दो। परसेवियर वही करते हैं जो सही रोड पर हो, पाइवोट वही करते हैं जो गलत रोड पर दूर जा चुके हों। यह चैप्टर आपको एक गहरी क्लैरिटी देता है। गलत होना अपराध नहीं है, गलत दिशा में जारी रहना अपराध है। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे बुद्धिमान वही होते हैं जो अपने अजम्पशंस को बार बार जांचते हैं, डेटा को सुनते हैं और फिर निडर होकर आगे बढ़ते हैं, चाहे वो दिशा बदल कर ही क्यों न हो। कमेंट में लिखो, क्या तुम्हें लगता है कि जिंदगी या काम में कभी तुम्हें भी पाइवोट करना चाहिए था या किया है? चैप्टर 9 बैच, छोटे कदम बड़ी सीख। कभी आपने किसी खाना बनाने वाले शेफ को ध्यान से देखा है? अगर वो एक साथ 10 पकवान शुरू कर दे तो न कोई स्वाद सही आएगा, न कोई डिश समय पर बनेगी। लेकिन अगर वो एक डिश छोटे छोटे स्टेप्स में बनाता है, चूल्हा जलाना, मसाले भूनना, फिर सब्जी डालना, तो न सिर्फ खाना परफेक्ट बनता है बल्कि जल्दी भी बनता है। स्टार्टअप भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। छोटे बैच तेज सीख देते हैं, बड़े बैच सिर्फ डिले करते हैं। एरिक रियस बताते हैं कि कई फाउंडर्स ये मिस्टेक करते हैं कि वे बहुत सारी चीजें एक साथ बनाना चाहते हैं, पूरी ऐप, पूरा प्लेटफॉर्म, 15 फीचर्स का बंडल, और फिर महीनों तक किसी कस्टमर को कुछ नहीं दिखाते। ये देखने में प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन असल में ये सबसे डेंजरस ट्रैप है, क्योंकि जितना बड़ा बैच उतनी देर से फीडबैक मिलता है, और अगर फीडबैक नेगेटिव हुआ तो आप एक ही बार में महीनों की मेहनत खो देते हैं। टोयोटा का लीन मैन्युफैक्चरिंग यही समझाता है। छोटे बैच छोटे एरर्स दिखाते हैं, छोटे स्टेप्स छोटे लर्निंग्स लाते हैं, छोटे करेक्शंस आपको कोलैप्स होने से बचाते हैं। एरिक एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप 100 लेटर्स भेजने का काम करते हैं तो 2 तरीके हैं। पहले सारे एनवलप्स मोड़ो, फिर सारे में एड्रेसेस लिखो, फिर सारे में स्टैम्प्स लगाओ और सबसे अंत में जाकर भेजो। ये ऑर्गेनाइज लगता है, लेकिन अगर पहले ही लेटर में कोई मिस्टेक है तो आप तब तक नहीं जानते जब तक सवा लेटर भी खराब ना हो जाए। लेकिन अगर आप एक लेटर पूरा करते हो, एड्रेस लिखा, लेटर डाला, स्टैंप लगाया, भेज दिया, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी मेथड सही है या गलत। ये छोटे बैच की शक्ति है, ये आपको जल्दी सच दिखाता है। स्टार्टअप में भी यही रूल लागू होता है। मान लो आपकी ऐप में 10 फीचर्स है, आप उन्हें एक साथ परफेक्ट बनाते हो और 4 महीने बाद यूजर्स को दिखाते हो, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा फीचर काम करता है, कौन सा नॉइज है और कौन सा एक्चुअल वेस्ट है। लेकिन अगर आप हर फीचर को छोटे स्टेप्स में बनाकर टेस्ट करते हो, पहले एक टाइनी वर्जन, फिर थोड़ा रिफाइन, फिर रियल यूजर से फीडबैक,
तो डायरेक्शन क्लियर मिलती है। लीन स्टार्टअप ये कहता है कि छोटे बैचेस आपको फास्ट लर्निंग देते हैं, और स्टार्टअप में स्पीड इस बात की नहीं होती कि आप कितनी जल्दी बनाते हो। स्पीड इस बात की होती है कि आप कितनी जल्दी सीखते हो। एक पावरफुल एग्जाम्पल एजुकेशन का है। बड़ी क्लासरूम्स में 50-60 स्टूडेंट्स होने पर टीचर हर बच्चे की प्रॉब्लम नहीं पकड़ पाता, लेकिन छोटी क्लासरूम्स, स्मॉल बैचेस, वहां टीचर का फोकस शार्प होता है, लर्निंग तेज होती है। बिजनेस में भी यही होता है। अगर आप बड़े प्लानिंग करते हो तो प्रोसेस स्लो और रिजिड हो जाती है, लेकिन छोटे बैचेस, छोटे टेस्ट्स, छोटे एक्सपेरिमेंट्स आपको तुरंत बताएंगे कि प्रॉब्लम कहां है और कौन सा सॉल्यूशन काम करेगा। एरिक रियस इस चैप्टर में एक ब्रूटल सच्चाई बताते हैं। स्टार्टअप में अधिकांश गलतियां इसलिए होती है कि हम बहुत देर से सीखते हैं। हम बड़े बैचेस में परफेक्ट बनाते रहते हैं और रियलिटी से दूर जाते जाते एक टाइम आता है जहां वापस मुड़ना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप स्मॉल बैच अपनाते हो, एक फीचर, एक टेस्ट, एक एक्सपेरिमेंट, तब आप हर छोटी मिस्टेक को टाइम पर पकड़ लेते हो और छोटे छोटे सुधार मिलकर बड़ी सक्सेस बनाते हैं। छोटे बैच आपको फ्रेजाइल नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जो कि स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत है। इस चैप्टर का सार यही है, छोटा बनाओ, जल्दी दिखाओ और जल्दी सीखो, क्योंकि तेज सीखने वाले आखिरकार दुनिया में आगे निकल जाते हैं, चाहे उनकी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों न रही हो। कमेंट में लिखो, क्या तुम्हें भी लगता है कि छोटे स्टेप्स लेने से काम तेज और स्मूथ होता है? चैप्टर 10 ग्रो, असली ग्रोथ इंजन कहां से आता है? स्टार्टअप की दुनिया में एक बड़ी गलतफहमी है कि ग्रोथ अचानक आती है, एक वायरल पोस्ट, एक लकी मोमेंट या किसी बड़े इन्फ्लुएंसर के शाउट आउट से। लेकिन एरिक रियस कहते हैं, लक से ग्रोथ नहीं होती, सिस्टम से होती है। ग्रोथ कोई मैजिक नहीं, एक इंजन है और हर इंजन के पीछे एक प्रेडिक्टेबल मैकेनिज्म चलता है। इस चैप्टर में एरिक सबसे बड़ा सच बताते हैं, स्टार्टअप्स तभी सर्वाइव करते हैं जब उनकी ग्रोथ सस्टेनेबल हो, यानी ऐसी ग्रोथ जो पिछले यूजर से ही पैदा होती रहे, जैसे चेन रिएक्शन, एक स्पार्क जो दूसरा स्पार्क पैदा करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल रियल लाइफ उदाहरण सोचो। मान लो आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। पहले दिन कस्टमर्स आए, आपको लगा कि आप सक्सेसफुल हो गए, पर अगले दिन अगर वो वापस ना आए, अगर वो दूसरों को न बताएं, तो पहला दिन सिर्फ शोर था, ग्रोथ नहीं। स्टार्टअप में ग्रोथ तभी होता है जब हर नए यूजर से एक नया यूजर पैदा हो या वही यूजर दोबारा वापस आए। लीन स्टार्टअप ग्रोथ को 3 इंजन्स में डिवाइड करता है, स्टिकी, वायरल और पेड। इन तीनों को समझने के लिए एक रिलेटेबल कहानी मानते हैं। इमेजिन एक मोबाइल ऐप जिसमें यूजर्स आते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और फिर चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। ये ऐप कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी एफर्ट से बनाई गई हो, ये ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि इसे स्टिकी ग्रोथ नहीं मिला। स्टिकी ग्रोथ का मतलब है यूजर बार बार वापस आए। जैसे व्हाट्सएप, आप उसे छोड़ ही नहीं सकते। ये वही है जिसे एरिक बोलते हैं, लो चर्न हाई रिटर्न। अब सोचो, आपने एक ऐसी चीज बनाई जो लोग दूसरों को दिखाते ही रहते हैं, जैसे स्नैपचैट की स्टोरीज थी। शुरू में आपने एक फोटो डाली, दोस्त आए, फ्रेंड्स ने रिपोस्ट किया और फिर वे अपने फ्रेंड्स को लाए। ये वायरल लूप है। यहां हर यूजर एक और यूजर पैदा करता है। और फिर तीसरा इंजन, पेड ग्रोथ। आप विज्ञापन चलाते हो, मार्केटिंग करते हो, रील्स में एड्स दिखाते हो, लेकिन यहां एक सिंपल मैथ होती है। अगर एक कस्टमर आपको 100 रुपए अर्न कर रहा है और उसे लाने में 50 रुपए लग रहे हैं, तो ग्रोथ पॉसिबल है। अगर उसे लाने में 150 रुपए लग रहे हैं, तो आप धीरे धीरे खुद को ही खा जाओगे। एरिक रियस
ये बात बहुत क्लैरिटी से कहते हैं। किसी स्टार्टअप को एक ही इंजन चुनना चाहिए और पहले उसे मास्टर करना चाहिए, क्योंकि तीनों इंजन्स को एक साथ चलाना वही है जैसे 3 गाड़ियों को एक ही स्टीयरिंग से चलाने की कोशिश करना। इम्पॉसिबल। जिंगा गेम्स का पहला बूम याद करो। उनकी वायरल ग्रोथ इतनी तेज थी कि लाखों यूजर्स हर हफ्ते आते थे, क्योंकि हर यूजर अपने दोस्तों को इनवाइट करता था। यह प्योर वायरल इंजन था। दूसरी तरफ Amazon का मॉडल स्टिकी है। प्राइम, फास्ट डिलीवरी, ट्रस्ट, सब कुछ कस्टमर को वापस लाता है। और नेटफ्लिक्स ने स्टिकी प्लस वायरल दोनों का मिक्स किया। लोग खुद वापस आते भी हैं और दूसरों को रेकमेंड भी करते हैं। ग्रोथ इंजन समझना इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि स्टार्टअप की सबसे खतरनाक चीज है फेक ग्रोथ। मतलब नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वाई पता नहीं। एक बार एड बंद करो, ग्रोथ खत्म। एक बार ट्रेंड बदलो, ग्रोथ खत्म। एक बार हाइप गिरा, स्टार्टअप गिरा। सच्ची ग्रोथ वो होती है जो सेल्फ पावर्ड होती है, जहां सिस्टम खुद आगे यूजर्स लाता है, फाउंडर नहीं। कभी ध्यान दिया है, जिंदगी में भी 2 तरीके की ग्रोथ होती है। एक फोर्स्ड ग्रोथ जो प्रेशर से, फियर से आती है, और एक नेचुरल ग्रोथ जो हैबिट और इंटेंशन से आती है। स्टार्टअप्स भी ऐसे ही है। अच्छी आदतें स्टिकी ग्रोथ, अच्छे रिश्ते वायरल ग्रोथ, और मेहनत प्लस कंसिस्टेंसी पेड ग्रोथ काम करता है। इस चैप्टर की खूबसूरती यही है कि ये स्टार्टअप की ग्रोथ को इमोशनल, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तीनों एंगल से समझा देता है। आप जितना जल्दी समझ लेते हो कि आपकी ग्रोथ किस इंजन पर चलेगी, उतनी जल्दी आप अपने फ्यूचर को स्टेबलाइज कर पाते हो। और गलत इंजन चुनना स्टार्टअप के लिए वही है जैसे कार में गलत फ्यूल डालना। इसीलिए लीन स्टार्टअप कहता है, ग्रो फास्ट मत सोचो, सोचो ग्रो करेक्टली, क्योंकि सही ग्रोथ स्टार्टअप को एम्पायर बनाती है, गलत ग्रोथ स्टार्टअप को खर्च बनाती है। कमेंट में लिखो, आपके हिसाब से कौन सी ग्रोथ इंजन सबसे शक्तिशाली है, स्टिकी, वायरल या पेड? चैप्टर 11 अडैप्ट, तेजी से नहीं, सही दिशा में बढ़ना सीखो। कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आप बहुत तेज भाग रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन अचानक महसूस हुआ शायद आप गलत दिशा में जा रहे हैं। स्टार्टअप की दुनिया में यह एहसास सबसे बड़ा रियलिटी चेक होता है, क्योंकि यहां सर्वाइवल स्पीड से नहीं, अडैप्ट करने की क्षमता से होता है। एरिक रियस इस चैप्टर में कहते हैं कि स्टार्टअप एक कार की तरह है। अगर आप बहुत तेज चलाओगे तो दुर्घटना तय है, अगर बहुत धीरे चलाओगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए जरूरी है एक ऐसा सिस्टम जो आपको बताए अब धीरे चलो या अब तेज करो, यानी एक नेचुरल स्पीड रेगुलेटर। यह रेगुलेटर लीन स्टार्टअप में कहलाता है दी 5 वाइज। कहानी से समझते हैं। ईमू में एक बार सिस्टम अचानक क्रैश हो गया। टीम ने कहा सर्वर एरर था। एरिक को यह जवाब पूरा नहीं लगा। उन्होंने कामली पूछा वाई? रिप्लाई मिला क्योंकि कोड में बग था। फिर पूछा वाई बग आया? कहा क्योंकि टेस्ट ठीक से नहीं हुआ। वाई टेस्ट नहीं हुआ? क्योंकि टेस्टिंग प्रोसेस इनकम्प्लीट थी। प्रोसेस इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि टीम में टेस्टिंग की जिम्मेदारी क्लियर नहीं थी। और 5वां वाई आते आते एक टेक्निकल प्रॉब्लम, एक ह्यूमन प्रॉब्लम में टूट गई। लीन स्टार्टअप यही सिखाता है, हर टेक्निकल फेलियर के पीछे एक ह्यूमन सिस्टम फेलियर होता है। और जब तक आप रूट कॉज नहीं समझते, आप बार बार उसी जगह गिरते रहेंगे। यह मेथड स्टार्टअप को एडेप्टिव बनाता है, यानी स्टार्टअप ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है जो खुद को लगातार ठीक करता रहता है, बिना गिल्ट, बिना ब्लेम, बस फैक्ट्स और लर्निंग के साथ। एरिक कहते हैं कई फाउंडर्स क्वालिटी के नाम पर शॉर्टकट्स लेते हैं। अर्ली लॉन्च के प्रेशर में वे कहते हैं चलो अभी छोड़ो, बाद में फिक्स कर लेंगे। लेकिन हर शॉर्टकट
भविष्य में एक बड़ी समस्या बन जाता है। स्टार्टअप में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम लर्निंग की जल्दी में क्वालिटी सैक्रिफाइस कर देते हैं, पर ट्रूथ अपोजिट है। स्पीड तभी मीनिंगफुल होती है जब क्वालिटी मेंटेन हो। इमेजिन करो, आप एक घर बना रहे हो। अगर फाउंडेशन वीक है तो आप चाहे कितनी भी तेजी से पहली मंजिल बना लो, एक दिन कोलैप्स हो जाएगा। स्टार्टअप की लर्निंग भी फाउंडेशन ही है। गलत अजम्पशन पर बनाई गई स्ट्रक्चर एक दिन गिर ही जाती है। सैमसंग नोट 7 का केस याद करो। स्पीड की दौड़ में उन्होंने क्वालिटी मिस कर दी और नतीजा कैटास्ट्रोफिक बैटरी एक्सप्लोजन्स। ये वही है जो एरिक इस चैप्टर में वार्न करते हैं। स्पीड कभी क्वालिटी की एनिमी नहीं होनी चाहिए। अडैप्ट चैप्टर हमें एक और डीप लेसन देता है कि स्टार्टअप कल्चर ऐसा होना चाहिए जहां लोग मिस्टेक्स छिपाए नहीं बल्कि ओपनली डिस्कस करें, क्योंकि जब आप गलती को गिल्ट नहीं बनाते तो वो सीख बन जाती है। ये चैप्टर स्टार्टअप को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखता है जो हर हफ्ते, हर टेस्ट, हर फेलियर के साथ अपना डीएनए अपग्रेड करता रहता है। अडैप्ट करने का मतलब जिद छोड़ना नहीं, परिपक्वता अपनाना है। ये समझना है कि हर फॉल एक मैसेज है, हर फेलियर एक साइन है, हर स्लो डाउन एक रिमाइंडर है कि डायरेक्शन की जांच करो। लीन स्टार्टअप के इस हिस्से का सबसे सुंदर ट्रूथ यह है, प्रॉब्लम्स दुश्मन नहीं, प्रॉब्लम्स संकेत होते हैं कि सिस्टम इवॉल्व होना चाहता है, और जो स्टार्टअप इवॉल्व नहीं होता वो खत्म हो जाता है। अडैप्ट वही कर सकता है जो ईगो से मुक्त होकर फैक्ट्स को देख सके और फैक्ट्स को समझकर एक्शन ले सके, क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया में वही जीतता है जो लर्निंग से शेप बदलता है, ना कि दुनिया से लड़कर टूटता है। कमेंट में लिखो, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा कि स्लो डाउन एक्चुअली ग्रोथ का सिग्नल था? चैप्टर 12, इनोवेट। बड़ा हो या छोटा, नवाचार का दिल हमेशा छोटा, तेज और आजाद होता है। कभी आपने किसी बड़ी कंपनी को देखा है? ऊंची इमारतें, हजारों एम्प्लॉइज, सैकड़ों रूल्स, सब कुछ इतना व्यवस्थित कि लगता है यहां गलतियां नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन सच इसके उलट है। जितना बड़ा स्ट्रक्चर उतना बड़ा डर, और जितना बड़ा डर उतना कम इनोवेशन। एरिक रियस कहते हैं कि इनोवेशन का जन्म कभी बड़े कमरों में नहीं होता, वो पैदा होता है छोटे ग्रुप्स में, जिज्ञासु लोगों के बीच, जो किसी नई चीज को थोड़ा मेसी, थोड़ा इम्परफेक्ट तरीके से टेस्ट करने की हिम्मत रखते हैं। स्टार्टअप कल्चर का सबसे बड़ा गिफ्ट यही है, फ्रीडम। क्योंकि फ्रीडम एक्सपेरिमेंट को जन्म देती है और एक्सपेरिमेंट इनोवेशन को। लेकिन बड़ी कंपनियां वो फ्रीडम खो चुकी होती है। उनके पास पैसा है, लोग हैं, रिसोर्सेज है, पर रिस्क लेने का स्पेस नहीं होता। गलतियों से डरने की आदत लग चुकी होती है, और यहीं पर लीन स्टार्टअप उन्हें एक नया रास्ता दिखाता है। एरिक बताते हैं कि इनोवेट करने के लिए आपको स्टार्टअप जैसी छोटी टीम चाहिए, पर बड़ी कंपनी जैसी सिक्योर रिसोर्सेज भी। कुछ वैसा ही जैसे बच्चे खेलने की पूरी आजादी चाहते हैं, लेकिन घर की सुरक्षा भी जरूरी होती है। इंटुइट का स्नैपटैक्स इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल था। पूरी कंपनी की सिस्टम्स अलग थी, उनके रूल्स रिजिड थे, पर एक छोटी टीम को पूरी ऑटोनॉमी, पूरी आजादी दी गई। जाकर बनाओ, एक्सपेरिमेंट करो, परमिशन मत पूछो, रिजल्ट लेकर आओ। और स्नैपटैक्स सफल हुआ। क्यों? क्योंकि उसे ब्रीदिंग स्पेस दिया गया था। यह चैप्टर हमें बताता है कि इनोवेशन को सिर्फ रिसोर्सेज नहीं चाहिए, उसे एनवायरनमेंट चाहिए, और ये एनवायरनमेंट 3 पिलर्स पर खड़ा होता है, स्केर्स बट सिक्योर रिसोर्सेज, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग और पर्सनल ओनरशिप। पहला, रिसोर्सेज कम हो पर जो मिले वो स्टेबल हो, यानी आप थोड़े पैसों से काम चलाओ पर बीच में कोई आपके हाथ से बजट न खींच ले। स्कैर्सिटी क्रिएटिविटी को जन्म देती है, सिक्योरिटी कंसिस्टेंसी को। दोनों मिलकर ब्रेक थ्रू बनाते हैं। दूसरा,
स्टार्टअप टीम को अप्रूवल के बोझ से मुक्त होना चाहिए। किसी एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए हर बार परमिशन लेना इनोवेशन को मार देता है। जो आइडिया आज टेस्ट होना चाहिए, अगर वो 2 हफ्ते बाद टेस्ट होगा तो वो आइडिया नहीं, न्यूज बन जाता है। सुना तो अच्छा लगता है लेकिन काम नहीं करता। तीसरा, टीम को ऑनरशिप चाहिए। एक ऐसा पर्सनल स्टेक जो उन्हें यह महसूस कराए कि यह प्रोडक्ट सिर्फ कंपनी का नहीं, ये उनका है। उनकी सोच, उनका नाम, उनका एफर्ट इस पर लिखा है। जब इंसान ऑनरशिप महसूस करता है, वो काम नहीं करता, वो रचनाकार बन जाता है। लीन स्टार्टअप यहां एक और ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट लाता है, इनोवेशन सैंडबॉक्स। मतलब एक छोटी जगह, एक छोटा प्लेग्राउंड जहां नया आइडिया पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब किए बिना टेस्ट हो सके। ये सैंडबॉक्स छोटी ऑडियंस पर टेस्ट होता है। छोटा फीचर, छोटा टेस्ट, छोटा रिस्क, लेकिन लर्निंग बहुत बड़ी। गूगल का 20% रूल इस सैंडबॉक्स का सबसे मॉडर्न वर्जन है, जहां असली गूगल मैप्स, जीमेल, एडसेंस पैदा हुए। क्यों? क्योंकि लोगों को खेलने की आजादी मिली। एरिक इस चैप्टर में एक डीप ट्रूथ भी बताते हैं। स्टार्टअप सिर्फ पेरेंट कंपनी से प्रोटेक्टेड नहीं होता, पेरेंट कंपनी को भी स्टार्टअप से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान जो प्राइसिंग, फीचर्स या डायरेक्शंस स्टार्टअप टेस्ट करता है, वो पेरेंट बिजनेस को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए दोनों के बीच एक इनविजिबल ब्रिज होना चाहिए, जहां लर्निंग फ्लूइड हो लेकिन डिसरप्शन कंट्रोल्ड हो। और सबसे खूबसूरत पंक्ति, इनोवेटर्स को अलग रखना जरूरी नहीं, उन्हें रिस्पेक्टेड और एम्पावर्ड रखना जरूरी है। क्योंकि इनोवेशन छिपाने से नहीं, उसे हवा देने से ग्रो होता है। एक मोमेंट ठहर कर सोचो, हमारी पर्सनल जिंदगी में भी यही होता है, नहीं? जब हम किसी नए ड्रीम पर काम करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? थोड़ा टाइम, थोड़ा स्पेस और थोड़ा करेज। यही 3 चीजें किसी भी इंसान को इनोवेटर बना देती है। इस चैप्टर का सार यही है, इनोवेशन लकी ब्रेक से नहीं होता, वो कल्चर, फ्रीडम और क्लैरिटी से होता है। वो उन लोगों से होता है जो गलतियों को एनिमी नहीं, फीडबैक समझते हैं। इनोवेशन हमेशा वही जन्म लेती है जहां लोग सोचने की आजादी रखते हैं और कोशिश करने की हिम्मत भी। कमेंट में लिखो, क्या तुम्हें भी कभी लगा कि अगर थोड़ी आजादी और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए तो तुम किसी भी काम में इनोवेशन ला सकते हो? चैप्टर 13, एपिलॉग। असली बदलाव सिस्टम बदलने से नहीं, नजर बदलने से आता है। आखिर में जब किताब अपने अंतिम पन्नों पर पहुंचती है, एरिक रियस की आवाज अचानक थोड़ी बदल जाती है। थोड़ी तेज नहीं, थोड़ी भावुक, जैसे एक शिक्षक जिसने पूरी यात्रा में तुम्हारा हाथ पकड़कर चलाया, अब आखिरी मोड़ पर खड़े होकर कह रहा हो, अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद बनाना है। वो हमें वापस ले जाते हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर के समय में, एक ऐसा आदमी जिसने 1911 में साइंटिफिक मैनेजमेंट की नींव रखी थी। एक ऐसा दौर जहां मशीनें मानवों से ज्यादा समझदार मानी जाती थी और एफिशिएंसी एक धर्म की तरह थी। टेलर की कुछ बातें आज पुरानी लग सकती है, कुछ खतरनाक भी, पर एक चीज आज भी उतनी ही जीवित है, सिस्टम को बेहतर बनाने का साहस। लीन स्टार्टअप उस साहस का आधुनिक रूप है, एक नई कोशिश, एक पुरानी दुनिया को समझाने की कि इनोवेशन केओस नहीं, साइंस है। एरिक कहते हैं, हम अक्सर गलत चीजों में बिजी रहते हैं। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत देर तक काम करते हैं, बहुत डेडिकेशन दिखाते हैं, लेकिन एक दिन सडनली महसूस करते हैं, मैं गलत चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। स्टार्टअप और जिंदगी दोनों में असली लड़ाई हार्ड वर्क की नहीं होती, ये क्लैरिटी की होती है। लीन स्टार्टअप का पूरा मूवमेंट एक ही वाक्य में समराइज हो सकता है, स्टॉप गेसिंग, स्टार्ट लर्निंग। हम गलत अजम्पशंस पर कितनी फास्ट भाग सकते हैं, पर उस दौर का क्या फायदा अगर रास्ता ही गलत हो?
एरिक यहां एक और ब्रूटल ट्रूथ कहते हैं। हम ज्यादातर लोग एफिशिएंट बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं एफिशिएंट किस चीज में बनना है, क्योंकि ये सवाल अनकंफर्टेबल है। ये हमारी पूरी डायरेक्शन को चैलेंज करता है। स्टार्टअप भी एक जीवित शरीर है। उसके अंदर सिस्टम्स है, पीपल है, इमोशंस है और सबसे ज्यादा लर्निंग है। अगर सिस्टम रिजिड हो जाए तो लोग क्रिएटिव होना बंद कर देते हैं, और जब लोग सोचना बंद कर दें तो इनोवेशन मर जाता है। इस आखिरी चैप्टर में एरिक चेतावनी देते हैं, बसवर्ड्स, हाइप, फेक मोटिवेशनल स्लोगन्स और कॉरपोरेट जार्गन से बचो, क्योंकि असली इनोवेशन शोर में नहीं, शांति में पैदा होती है। वो पैदा होती है वहां जहां लोग ईगो छोड़कर एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हो। लीन स्टार्टअप सिर्फ एक मेथड नहीं, एक मूवमेंट है। ये कहता है कि आइडियाज असल एसेट नहीं, टेस्टेड आइडियाज एसेट है। एग्जीक्यूशन असल मैजिक नहीं, वैलिडेटेड लर्निंग मैजिक है। स्पीड असल जीत नहीं, स्पीड इन द राइट डायरेक्शन जीत है। और सबसे ब्यूटीफुल बात, इस मूवमेंट का आखिरी मैसेज तकनीकी नहीं, पूरी तरह मानवीय है। पीपल क्रिएट सिस्टम्स, सिस्टम्स डोंट क्रिएट पीपल, क्योंकि इनोवेशन का असली सोर्स न टेक्नोलॉजी है न पैसा, वो इंसान है। वो इंसान जो सवाल पूछता है, फेल होता है, फिर खड़ा होता है और फिर एक नया रास्ता बनाता है। एपिलॉग पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे एरिक क्वाइटली हमारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हों, अब तुम जानते हो कि स्टार्टअप कैसे बनता है, लेकिन इससे भी जरूरी, अब तुम जानते हो कि लर्निंग कैसे होती है, और जब कोई सीखना सीख जाता है तो वो दुनिया का कोई भी सिस्टम बदल सकता है, चाहे वो बिजनेस हो या खुद की जिंदगी। कमेंट में लिखो, लीन स्टार्टअप की इस पूरी जर्नी में तुम्हें सबसे गहरी सीख कौन सी लगी? किसी भी सफर का दूसरा हिस्सा अक्सर पहले से ज्यादा खामोश लेकिन ज्यादा सच्चा होता है। द लीन स्टार्टअप का ये बाद वाला हिस्सा भी वैसा ही लगा। यहां शाइनी आइडियाज कम थे और हार्ड डिसीजंस ज्यादा। यहां पता चला कि स्टार्टअप चलाना सिर्फ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं, बल्कि हर मोड़ पर खुद से ये पूछना है, अब आगे कैसे बढ़ना है? यही टिके रहना है या दिशा बदलनी है? पाइवोट या परसेवियर वाला सवाल सिर्फ स्टार्टअप्स पर लागू नहीं होता, ये हमारी जिंदगी पर भी उतना ही सटीक बैठता है। हम कई बार किसी रास्ते पर सालों चल देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उस पर बहुत मेहनत कर दी होती है, लेकिन डेटा, रिजल्ट्स और अंदर की शांति बार बार कह रही होती है, अब टर्न लेने का टाइम है। इस हिस्से ने सिखाया कि गलत होना गुनाह नहीं, लेकिन गलत दिशा में अड़े रहना जरूर है। बैच वाले चैप्टर ने एक और गहरी बात खोल दी कि बड़े प्लान्स, बड़े लॉन्चेस, बड़े बदलाव अक्सर बड़ी गलतियां पैदा करते हैं, जबकि छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स, छोटे छोटे बैचेस हमें जल्दी सच्चाई दिखा देते हैं। यही छोटे कदम बार बार रिपीट होकर एक दिन बड़ी प्रोग्रेस का शेप लेते हैं। फिर ग्रोथ की बारी आई और साफ हो गया कि असली ग्रोथ किसी लकी वायरल मोमेंट से नहीं, बल्कि एक सोचे समझे इंजन से आती है, चाहे वो स्टिकी हो, वायरल हो या पेड। यहां किताब ऑलमोस्ट फुसफुसाकर एक बात कहती है, नंबर्स बढ़ जाना ग्रोथ नहीं, अपने आप बढ़ते रहना ग्रोथ है। अडैप्ट और इनोवेट वाले हिस्सों ने तो जैसे पूरी सोच ही वायर कर दी कि स्पीड तभी मीनिंगफुल है जब क्वालिटी साथ हो, कि हर टेक्निकल समस्या के पीछे एक ह्यूमन सिस्टम होता है, कि इनोवेशन के लिए फ्रीडम, ट्रस्ट और ओनरशिप ज्यादा जरूरी है टूल से, और कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस तभी जिंदा महसूस होते हैं जब उनके अंदर छोटे, आजाद, एक्सपेरिमेंट करने वाले छोटे छोटे स्टार्टअप्स सांस लेते हों। और आखिर में एपिलॉग ने पूरा ताना बाना एक लाइन में समेट दिया, स्टॉप गेसिंग, स्टार्ट लर्निंग। यानी तुम कितने स्मार्ट हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, तुम कितनी ईमानदारी से सीखने को तैयार हो, यही तुम्हारा फ्यूचर तय करेगा। अगर तुम यहां तक सुनते सुनते थोड़ा भी खुद को ऑब्जर्व करने लगे हो,
अपने काम को, अपने डिसीजंस को, अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को। तो समझ लो ये किताब अपना काम कर चुकी है। अब सवाल एरिक रियस का नहीं रहा, अब सवाल तुम्हारा है। तुम अपनी लाइफ और काम में कहां पाइवोट करोगे, कहां छोटे बैच अपनाओगे, कहां ग्रोथ को सिस्टम बनाओगे और कहां फाइनली ये कहना शुरू करोगे, मैं गेस नहीं कर रहा, मैं सीख रहा हूं। कमेंट में जरूर लिखो इस दूसरे हिस्से से तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा पावरफुल क्या था। पाइवोट, ग्रोथ इंजन्स, 5 वाइज, इनोवेशन कल्चर या कुछ और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही सिनेमैटिक, डीप, रिसर्च बेस्ड समरीज तुम्हारी सोच का परमानेंट हिस्सा बनती जाए तो ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब जरूर कर लो। यहां हर किताब सिर्फ सुनी नहीं जाती, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नया सिस्टम बनाती है, जहां तुम भी एक लीन स्टार्टअप की तरह हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर वर्जन बनते जाते हो।